हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग आपको जय पेरी का एक पेपर सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो जय पेरी का पूरा पेपर तो हम सोल्व नहीं करेंगे, हमारा मैथ्स सेक्शन है तो हम मैथ्स को ही सोल्व करेंगे। तो मैथ्स में आपके लगभग 20 क्वेश्चन आए थे जय पेरी के। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। ठीक है, आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपका 29 सितंबर 2018 को मॉर्निंग की शिफ्ट में सुबह 9 बजे पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो पेपर है आपको पीईबी की साइट्स पर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। जनरली जय पेरी की जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका एक साइंस होता है, एक एमपीजीके होता है, उसके अलावा इंग्लिश आता है, हिंदी भी आता है और मैथ्स तो आता ही है आप। ठीक है, तो ये लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट को लेकर आपका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, उसमें मैथ सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका था इस प्रकार से था, देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखा होगा कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर बनता है। देखिए आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बैलगाड़ी जो है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बैलगाड़ी जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है और 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हमें आवश्यक समय ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अभी पिछली क्लासेस जो हमने ली थी वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर ली थी और ये क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 4 बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। ठीक है, तो 4 बराबर जब हमारा दूरी बटा समय होता है तो उससे हम इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं। आपको जो चाल दी है वो कितनी दी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे है और आपको जाना कितना है, 356 किलोमीटर जाना है और समय बताना है कि आपको कितने समय में आप पहुंचेंगे। तो t इज इक्वल टू 356 बाय 16 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 16 दूनी 32, फिर कितना बचेगा, 36 में से 32 जाएंगे, 4 बचेंगे, लेकिन 4 बटे 16, तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और इस वाले भाग को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का इंटू कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 22, ऑप्शन क्या था इसका, 22 घंटे और हमारा कितना आ रहा है, 15 मिनट। 22 घंटे 15 मिनट, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 22 घंटे 15 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिन लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं, सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इस पेपर में आया था वो आया था, y अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, y अक्ष से आपको बिंदु -6 -1 की दूरी बताना है। तो ये वैसे तो निर्देशांक ज्यामिति की क्वेश्चन है। ठीक है, 10th लेवल की आपकी 9th 10th की जो मैथ्स की बुक है उसमें आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, ये वाला होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ये वाला जो होता है ये x पॉजिटिव होता है, इधर वाला x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इधर वाला y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर वाला y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें जो 2 बिंदु दिए हैं वो क्या दिया है, -6 -1 दिया है। ये हमारा x होता है और ये होता है y, यानी कि इधर तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव चलता है और इधर भी ऐसा कैसा 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया है, x अक्ष दिया है वो माइनस में दिया है, इसलिए इसको इधर लेना पड़ेगा। या बीच में क्या होता है हमारा केंद्र,
तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार के क्वेश्चन हमने ग्राफ वाले स्कूल टाइम में काफी किए हैं। ठीक है, इधर वाला y अक्ष क्या है माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का चलेगा, -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5 -6। हमें ज्यादा नहीं लेना, हमें y की जो वैल्यू दी है -1 दिया है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की उसने दूरी पूछी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 6 ही होगी, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में कितना आएगा, आपका जो ऑप्शन 6 दे रखा है 6 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप देख रहे होंगे कितने छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं कि एग्जाम में बने हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चन बने हुए हैं और बड़े ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक कैंडी बार का वजन, क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि यदि एक कैंडी बार का वजन वो बोल रहा है 40 ग्राम है, तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इतना पता है कि 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है, और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उनकी इकाई को इक्वल कर लीजिए, यानी इकाई को इक्वल करने का मतलब ये कि इकाई उसकी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, यानी कि 4 किलो में कितना हो सकता है 4000 ग्राम। ठीक है, 4 किलो में कितना होगा 4000 ग्राम। ठीक है, और एक कैंडी बार का वजन अगर 40 ग्राम है और 4 यानी कि 4 किलो में हमें कितनी कैंडी आ सकती है ये निकालना है, तो सिंपल सा आप 40 ग्राम का इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी कैंडी आ सकती है। 100 कैंडी इसमें क्या आ सकती है और आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता होगा, जिसमें आपको वो क्या बोल रहा है कि यदि एक व्हेल है शार्क, वो प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हेल शार्क है प्रति घंटे कितना दूर कर रही है 5 किलोमीटर की चाल से तैर रही है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसके लिए हमारा फार्मूला वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड आपको व्हेल की दे रखी कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर करेगी कितने समय में 3 घंटे में। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसको दूरी को निकालना है, तो 3 का इंटू इधर कर देंगे तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और हमने इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कराए हैं। ठीक है, उनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल अप होकर ही आए, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था वो इस प्रकार से था कि प्रीति अपनी यात्रा का, ठीक है क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से, ठीक है क्लियर है। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा करती है। अगर कोई भी चीज होती है तो वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। क्या बोल रहा है वो, पैदल और बस। अगर हम देखें तो पैदल उसने कितना तय किया, 40% तय किया, यानी कि बाकी का बचा हुआ भाग, शेष भाग यानी कि 60% वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। तो उसने बोला कि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी क्या है, तो 80 का 60% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बस के द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, 48 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी, 48 किलोमीटर, क्योंकि 40% जो थी वो किससे तय करी उसने,
पैदल तय करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। ठीक है, हमारे लिए एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया गया। ठीक है, 50 छात्रों के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 के लिए कितने सेब का प्रयोग किया जाएगा? तो 225 डिवाइडेड बाय 50 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, कितना बचा? 5 5 25 और इसके कारण पॉइंट लग गई यानी कि 4.5 और ये जो 4.5 है ये आपका 4th नंबर का ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 7 नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक पैकेट में 14 पात्र है और एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? देखो 23,520 कैप्सूल हमको पैक करना है और एक पैकेट में कितने पात्र है? 14 पात्र और एक पात्र में कितने आते हैं? 8 कैप्सूल आते हैं। ठीक है, तो हमें कितने पैकेटों की आवश्यकता है? तो एक पैकेट का जो पूरा दे रखा है आपको 14 पात्र के अंदर 8 कैप्सूल, तो इसका भाग अगर हम 23,520 में डालेंगे कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? पैकेटों की संख्या आ जाएंगे, यानी कि 23,520 तो आपके क्या है? टोटल है कैप्सूल। ठीक है, उनको पैकेट में पैक करना है और एक पैकेट में कितने पात्र है? 14 पात्र और उसमें कितने आ रहे हैं? 8 कैप्सूल आ रहे हैं। तो इससे टोटल कितने पैकेट की आवश्यकता है ये चीज निकल जाएगी। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 बचे। ठीक है, फिर 7 या 21 और 7 6 49 और 0। ठीक है, 2 से वापस से डिवाइड कर दीजिए या 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 0। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। 210 यानी कि 210 जो आपकी ये वैल्यू आई है ये आपके क्या है? पैकेटों की संख्या है और ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता होगा हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपको 69853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? 69853 में घन में इकाई का अंक क्या होगा? जब मैंने क्यूब और क्यूब रूट पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 अगर इकाई का अंक होता है तो उसकी जगह हम 8 लिखते हैं, 3 अगर होता है तो 7 लिखते हैं। ठीक है, 8 अगर होता है तो 2 लिखते हैं और 7 अगर होता है तो हम 3 लिखते हैं। ये सिर्फ 4 नियम हमने सीखे थे। ठीक है, बाकी के लिए ये जो इकाई का अंक आता है वो एज इट इज होता है, यानी कि अगर यहाँ पर इकाई का अंक अगर हमें क्या दिख रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। अगर इकाई का अंक अगर आपका अगर 3 बन रहा है तो हम क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? हम क्या लेंगे? उसकी जगह 7 लेंगे और 7 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल वाले जो भी होते हैं ये इसमें कोई भी समीकरण कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो भी चर वाली समीकरण होती है उसमें इजिकल टू का आता है, तो इसमें 3 + 2x - 1 = 0 यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर चर सहित समीकरण देखा जाए तो चर सहित समीकरण उसको कहा जाता है जिसमें x भी है, कोई संख्या भी है, संख्या को चर के रूप में लेते हैं हम। तो चर और अचर से मिलकर जो समीकरण बनती है वो हमारी समीकरण बनती है। ठीक है, तो 3x + 2x - 1 = 0 यही आपका आंसर होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपकी 10वीं की
क्लास का क्वेश्चन है, 10th लेवल के एग्जाम, 10th क्लास की बुक में दिए हुए क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक है ये। तो इसमें क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + 3y = 2k 2x + 3y = 2k, और एक और समीकरण आपको दिया है 5x + ky = -2। ठीक है, अद्वितीय हल है, ये अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, जब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। वैसे हमको क्या होता है कि ये जो समीकरण होता है इसको आपको इस प्रकार से कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से कंपैरिजन करना होता है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप यहां से इक्वेशन को देख सकते हैं आसानी से। तो देखो, ये जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, और आपको इस प्रकार से सी की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए सी को हम नहीं लेते हैं। तो इसमें जो a1 होगा, यानी कि a1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। ठीक है, अब a2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई, और b2 की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई। तो ये तो आपकी वैल्यू बन गई, और मैंने क्या बताया, a1/a2 यानी कि 2/5 ≠ b1/b2 यानी कि 3/k। ठीक है, अब आपका जो, अगर इसको इधर क्रॉस कर देंगे तो k तो इधर आ जाएगा, 5 × 15 15/2 यानी कि k ≠ 15/2। और ये जो आपका क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर जो बन रहा है, आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट बन रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो बन रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। तो जब भी आपको अद्वितीय हल का आता है तो यानी a1/a2 ≠ b1/b2, ये आपका इक्वेशन इस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छे से दिख भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि m, ठीक है, -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखे। m के लिए क्या पूर्णांक बनेगा वो चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर हमारा क्या चलता है, प्लस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 2, ठीक है, आगे 3, आगे 4। इसी प्रकार से अगर इधर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -2, और कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लगभग -4। ठीक है, 0 यहाँ पर हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चीज ये चलता है। ठीक है, माइनस इधर चलता है, उधर चलता है, और 2 -4 और 2 के बीच में मध्य बिंदु अगर हम देखें तो देखो यहाँ से हम 3 छोड़ देते हैं, यहाँ से 0 1 2 ये 3 छूट गए। ठीक है, क्योंकि 2 और -4 के बीच में लेना है, तो मध्य बिंदु यानी कि m बन रहा है यहाँ पर, किस पर बन रहा है, -1 पर बन रहा है, और -1 इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। तो m के लिए पूर्णांक लिखिए, यानी कि m के लिए पूर्णांक कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है वही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका जो है 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 23.04 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आया, वर्गमूल का मतलब होता है कि आपको अंडर रूट ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। ठीक है, पॉइंट सा भी कोई मतलब मत रखो, पीछे इकाई का अंक 4 बन रहा है, इकाई का अंक 4 का बनता है जब 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 के इसमें आता है।
8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 8 में आता है 2 डिजिट हम छोड़ देते हैं, 23 बचा। 23 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि दोनों जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो स्क्वायर रूट की क्लास जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 42 और 48 अब हमें पता करना है किसका है, तो हम किसका निकालेंगे? 45 का, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो 4 के आगे क्या आता है? 5 5 जो 20 20 25 20 25 से जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो ये बड़ा है, यानी कि 48 का है, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 4.8 इंटू 4.8 जब किया होगा तब जाके 2 डिजिट के बाद 04 बना होगा, क्योंकि 48 का स्क्वायर होता है 2304, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 4.8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर का जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो देखो, अगर आप उसको करेंगे तो -2 और -7 यानी माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से अगर 11 जाएंगे, ठीक है, 6 में से अगर हम 11 घटाएंगे, 11 बड़ा है, यानी कि इससे कितना आएगा? -5 आएगा, और यही आपके ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं वैसे नॉर्मली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आधार आपको दे रखा है और एक दूसरा अदर आधार भी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर बात करते हैं तो इस प्रकार का आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इसका जो भी कंसेप्ट है हम हमारे एरिया वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है? समांतर चतुर्भुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। कितना होता है? आधार इंटू ऊंचाई दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे? हमको एक ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, अगले में 9 सेंटीमीटर दे रखी है, अन्य आधार दे रखा है, तो अन्य ऊंचाई कितनी है वो चाहिए कि हमें, ताकि हमारा परिधि निकल सके। तो पहली बात तो क्षेत्रफल का कितना होता है? आधार इंटू ऊंचाई, और परिमाप का यानी कि परिधि या परिमाप जो भी बोलता है उसका कितना होता है? 2a + b। ये आपका क्या होता है? परिमाप का फार्मूला होता है, या b + h कर दीजिए। ठीक है, आधार प्लस ऊंचाई कर दीजिए, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई को जोड़ने पर हमारा क्या आता है? परिधि आता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने लिखा एरिया बराबर आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार हमको यानी कि b मान लेते हैं, यानी कि आधार b, ऊंचाई हमको दे रखी है, कितना दे रखी है? 8 दे रखी है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 6 24, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 13। यानी कि जो एक और अन्य आधार है वो कितना आ गया हमारे पास में? कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो 13 आ गया तो आपका क्या हो गया? देखो इस डायग्राम में क्या हुआ, ये जो 13 आया एक और आधार आ गया, तो जो 13 आया आपका, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। एक अन्य आधार आपको 9 दे रखा है, तो मान लो कि ये 9 है तो ये 9 है। ठीक है, तब उस आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हमारे पास में सॉरी ये एक और जो आया हमारे पास में क्या आ गया? मान लो कि हाइट आ गई। इस हाइट को मान लेते हैं, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 13 आ गई। और हमें क्या निकालना? परिमाप निकालना है। बाहर बाहर का एरिया क्या होता है? परिमाप होता है। तो 2 इनको आपस में जोड़ने से हमारा क्या आता है? परिमाप आता है, यानी कि 13 + 9। तो 13 + 9 यानी कि 22 × 2 यानी कि 44 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।
बेसिक से हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करते हुए सिर्फ पेपर सोल्व करने पर फोकस कर रहे हैं। इस टॉपिक को जब हम करेंगे अच्छे बेहतरीन तरीके से डिटेल में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 6xy स्क्वायर जो दे रहे हैं कि आपको 6xy स्क्वायर माइनस 11 में x का गुणांक है। आपसे x का गुणांक पूछा गया है कि x के गुणे में कौन है। अगर हम इस x को देखते हैं तो इसके इनटू में 6 है और कौन है y स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या है 6y स्क्वायर। x के गुणांक यानी कि इसी गुणे में कौन है, ये यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी सिंबल नहीं यानी कि इनटू का सिंबल है, तो 6 भी इनटू में है और y स्क्वायर भी क्या है इनटू में है, इसलिए इसका आंसर कितना है 6y स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप 20 में से 20 आसानी से ला सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ड्रम जो है वो आपको दिया है कि वो 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक ड्रम है जो कि कितना भरा हुआ है 2/3 भरा हुआ है और हमको उसको जो बाकी का जो बचा हुआ भाग खाली है उसको भरने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है 50 लीटर की आवश्यकता है। तो हमें ड्रम की क्षमता बतानी है। तो जब आपका ड्रम जो है मान लो कि इस प्रकार से ये कोई ड्रम है, ठीक है, इस प्रकार से कोई ड्रम है यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ तक ये कितना भरा है 2/3 भरा हुआ है। एक अपने आप में क्या होता है पूर्ण होता है। अगर एक में से 2/3 भरा हुआ है, ठीक है, एक में से यदि 2/3 भरा हुआ है यानी कि कितना बचा हुआ है 1/3 खाली है, ये वाला भाग कितना है 1/3 है। ठीक है, अब 1/3 भरना है और 1/3 में कितना आ सकता है 50 लीटर आ सकता है, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि 1/3 जो है वो आपके किसके इक्वल है 50 लीटर के इक्वल है। तो यहां से आपका एक भाग यानी कि एक अपने आप में पूर्ण होता ही आ जाएगा, 5 या 15 यानी कि 150 लीटर। ये जो है उस ड्रम की क्या है क्षमता है 150 लीटर। आपका जो है 3rd नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा मैथ्स को पढ़ने में। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, और नॉर्मल व्यापक के एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 18 नंबर का क्वेश्चन है ये। ए बी तथा सी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए का 1/3, ए का यानी कि इंटू 1/3 कितना है बी है। ठीक है, सी बराबर 75 है, सी बराबर कितना है 75 है, जो कि ए से कितना है 30 अधिक है। जो ए से 30 अधिक है यानी कि ए इससे कम हो जाएगा 30 कम हो जाएगा। अगर हम इसमें से 30 घटा देते हैं तो कितना आएगा 5, कितना बचेगा 4, 45 यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। और यहाँ से अगर हम रेशियो बनाते हैं तो कितना आ जाएगा a/b बराबर आपका कितना आ जाएगा 3/a। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है b ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 45 आई है, तो 3 रेशियो बराबर अगर 45 के है तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 यानी कि कितना आया 15 आया। और b की वैल्यू कितनी है 1 रेशियो है यानी कि 1 × 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा और यही b का क्या है वैल्यू है। ठीक है, तो 15 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है फटाफट हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर स्लो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हुए हम 19 नंबर के क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और बचा है आपका बस 3x - 2y। ठीक है, 3x - 2y होल स्क्वायर, इसको वो बोल रहा है कि विस्तार कीजिए। विस्तार कीजिए। अब आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, उसमें हमको इसमें आंसर लेके आना है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज बन रही है a - b का होल स्क्वायर। और a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² यानी कि 9x², 3 का क्या हो जाएगा 9 और x²। ठीक है, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4y²। ठीक है, -2ab 2
इंटू 3x इंटू 2y, ये हो गया आपका। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि क्या है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 12xy, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, ये वाला जो आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अलजेब्रा का एक छोटा सा फार्मूला था जिससे आसानी से हो गया। अब देखो 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है आपको किस प्रकार से दिया है, a इंटू a, फिर क्या दिया है आपको b इंटू b, ठीक है, को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किस रूप में उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हमें ये पता है कि इन तीनों को अगर मिला के हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं b की पावर 3, और ये एक फार्मूला होता है जिसमें इन दोनों की कॉमन वैल्यू पावर हम बना सकते हैं, यानी कि ab की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और ab की टोटल पावर 3 हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और लास्ट यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था लास्ट था, जेल पेरी में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन था वो आपका आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की क्लासेस कंटिन्यू देखने के लिए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर आपको क्लासेस अगर लाइव होता है या क्लासेस मिलता है तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। और आज फ्रेंडशिप डे है तो आपके सभी फ्रेंड्स, और मेरी क्लास में जैसे भी इन्वायरमेंट एज ए फ्रेंड का ही रहता है, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट के साथ में एज ए फ्रेंड इन्वॉल्व होकर ही पढ़ाता हूँ ताकि उन्हें कोई भी डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी फ्रेंड्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ में थैंक यू सो मच। और पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।